So hello friends, through this PowerPoint presentation, I will give you the concept of H1 antagonist. As in the earlier presentation, I have discussed the histamine in detail and their pharmacological action. So in this presentation, we will talk about H1 antagonist. As we know, the antihistaminics are basically they works by through the H1 receptor, H2 receptor, H3 receptor, and most of the conventional antihistaminics are basically H1 antihistaminics, and H2 antihistaminics are basically used in case of peptic ulcer. So here only we will discuss only H1 antagonist, right? So I am Anand Srivastava in the Department of Pharmacology, Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research. Starting from the basic, that the general information, like we know the H1 antagonist is categorized into two category: फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट एंड सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन वो आपका याद करने का पार्ट है, तो उसमें स्टूडेंट उसको याद कर लेंगे. और बेसिकली जो मेन कोर कंसेप्ट है उसके पीछे, क्योंकि कई बार हिस्टामिन या ऑटोकार्ड की ही अगर बात करें तो वो बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूजिंग होता है. उसमें कई चीज़ें इंटरमिंगल्ड होती हैं, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ब्लड वेसल्स में ही कन्फ्यूजिंग होता है. तो जैसा कि मैंने हिस्टामिन को काफ़ी डिटेल एक्सपैंड करके ही उसको फिनिश किया, ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं. अब हम H1 एंटागोनिस्ट को आसानी से समझ ले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने हिस्टामिन को डिटेल से पढ़ रखा है. जो भी H1 एंटागोनिस्ट होगा वो रिवर्सिबल एंड कम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामिन एट H1 रिसेप्टर. तो इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. मीन्स ऑल H1 एंटागोनिस्ट आर their nature मतलब nature of them is reversible and competitive inhibitor. Most of the H1 antagonist, basically H1 antagonist, जितने H1 antagonist हैं, whether it is first generation H1 antagonist or second generation H1 antagonist, all the work they have their structure ethylamine moiety. इथाइलएमीन मॉइटी ये उसके पास होती है. तो कई बार ये जीपैड का क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट के पास सब्स्टिट्यूटेड जो स्ट्रक्चर होता है, मॉइटी होती है, वो क्या होती है? तो बेसिकली इथाइलएमीन मॉइटी होती है. अब हम मेनली ये 2 पॉइंट हमने कवर किए. अब बेसिकली हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की. तो देखिए, जैसा कि हमको पता है कि चूंकि हम H1 एंटागोनिस्ट पढ़ रहे हैं और H1 एंटागोनिस्ट में फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन है, तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं या इन दोनों की जनरेशन्स क्यों बनाई गई. किसी को ओल्डर बोला गया, किसी को एडवांस बोला गया, ऐसा क्यों? तो बेसिकली अगर हम क्वालिटी की बात करें कि एंटीहिस्टामिनिक्स में किसकी क्वालिटी अच्छी है, तो क्वालिटेटिवली ऑल H1 एंटीहिस्टामिनिक्स वेदर इट इज फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन all are same, but the difference in the quantitative difference, like in the property that first generation antihistaminics, their side effect is sedative property, while the few first generation and the second generation all have the side effect like anticholinergic effect. Means अब सेकेंड जनरेशन में हम सेडेटिव का इफेक्ट नहीं देखते हैं एज अ साइड इफेक्ट, तो कई बार हम सेकेंड जनरेशन को एडवांस मान के चलते हैं. मींस मोर एंड लेस आपको इतना कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए कि जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन का डिफरेंस है वो सेडेटिव प्रॉपर्टी और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट को लेके है. मेनली सेडेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक जो प्रॉपर्टी होती है वो कई बार कुछ H1 फर्स्ट जनरेशन के एंटीहिस्टामिनिक्स में भी मिलती है. अब हम फर्स्ट बात करते हैं लाइक स्मूथ मसल में, क्योंकि H1 एंटागोनिस्टिक एक्शन देखेंगे. हमको ये चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्मूथ मसल में H1 रिसेप्टर होता है. इस बात को हम जानते हैं कि H1 रिसेप्टर GQ मीडिएटेड होता है और वहाँ पे कैल्शियम के रिलीज IP3 डाइएसाइल ग्लिसरॉल और अल्टीमेटली कैल्शियम के रिलीज से कंट्रैक्शन होता है. तो स्मूथ मसल में कंट्रैक्शन हो रहा है, तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल की, ब्रोंकियोल्स की. तो ब्रोंकियोल्स की जो स्मूथ मसल्स होंगी, ब्रोंकस सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो स्मूथ मसल होंगी, वहां पे हिस्टामिन क्या करेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो बाय यूजिंग H1 एंटागोनिस्ट एज द H1 रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक,
So antagonism of constrictor action of histamine on the respiratory smooth muscle is easily shown in vivo or in vitro. मीन्स इस इफेक्ट को हम इन विवो इंटैक्ट एनिमल के अंदर भी देख सकते हैं और कई बार हम इसको एनिमल के बाहर भी उस पर्टिकुलर टिश्यू को लेके स्मूथ मसल को लेके उसमें कंट्रैक्शन का इफेक्ट देख सकते हैं बाय यूजिंग हिस्टामिन. लेकिन अगर हम एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखेंगे तो उसके कंट्रैक्शन को एंटागोनिस्टिक H1 एंटागोनिस्टिक इफेक्ट उसके कंट्रैक्शन को कम कर देगी. राइट. देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जो कि ऑलरेडी बच्चे बी फार्मेसी में करते हैं, फार्माकोलॉजी में, उसमें कई बार एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें गिनी पिग को हम हिस्टामिन देते हैं और हिस्टामिन के बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमने गिनी पिग को हिस्टामिन, सिर्फ हिस्टामिन दिया तो वो उसके लिए एस्फाइक्सिया हो जाता है. मीन्स उसको सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि उसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है बाय एक्सपोजिंग टू द हिस्टामिन टू द गिनी पिग, स्मॉल डोज में भी. मीन्स स्मॉल डोज में एस्फाइक्सिया कॉज कर देता है. कौन? हिस्टामिन. क्यों कर रहा है? क्योंकि हिस्टामिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है. लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट में हम ये भी देखते हैं कि जब उस एनिमल को स्मॉल डोज H1 एंटागोनिस्ट दे दिया जाए पहले और उसके बाद में अगर हिस्टामिन दी जाती है तो बिकॉज ऑलरेडी प्रेजेंट H1 एंटागोनिस्ट हिस्टामिन अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा. हिस्टामिन का वर्क जो था वो था स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्रोंक्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन. तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा तो एस्फाइक्सिया की कंडीशन नहीं आएगी. तो इसी चीज को यहाँ पे रिटेन है इस फॉर्म में कि इन गिनी पिग डेथ बाय एस्फाइक्सिया फॉलोज क्वाइट स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन, yet the animal may survive 100 lethal doses of histamine if given already an H1 एंटागोनिस्ट. तो ये एक सिंपल सा एक आपका पार्ट था. अब देखिए यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बेसिकली जो कंसेप्ट लिया गया है, ये लिया गया है कि H1 एंटागोनिस्ट इनहिबिट more rapid vasodilator effect of histamine mediated by H1 receptor और endothelial cell. बेसिकली अब हम स्मूथ मसल में हमने ब्रोंकस की बात की, अब हम ब्लड वेसल की स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं. तो ऑलरेडी इस चीज को हम जानते हैं कि H1 रिसेप्टर स्मॉलर ब्लड वेसल्स में होता है. स्मॉलर ब्लड वेसल, सॉरी स्मॉलर कहना ज्यादा वो सही नहीं है, नैरोवर ब्लड वेसल्स में. अब नैरोवर में हम उन एग्जांपल्स को रखते हैं लाइक वेन्यूल्स को रखते हैं, कैपिलरीज को रखते हैं, आर्टरियोल्स को रखते हैं. राइट. तो अब H1 वहां पे क्या कर रहा था? वैसोडाइलेटर कर रहा था, परमेबिलिटी को बढ़ा रहा था. अगर आप उसको बेसिक जो मेरा प्रेजेंटेशन जो उसमें जो मेरा लेक्चर है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हिस्टामिन वहां पे स्मॉलर ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है. तो जो वहां पे, और ये भी हम जानते हैं कि वहां पर रैपिड एक्शन होता है. H1 प्रोमिनेंट एक्ट, H1 का हिस्टामिन जो प्रोमिनेंटली जो बाइंड करता है, अगर दोनों रिसेप्टर हैं, सपोज करिए H1 भी है H2 भी है, तो हिस्टामिन का ये नेचर होता है कि प्रोमिनेंटली जो प्रोपाउंड इफेक्ट उसका आता है वो H1 के थ्रू आता है. तो H1 एंटागोनिस्ट इनहिबिट मोर रैपिड वैसोडाइलेटर इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन मीडिएटेड बाय H1 रिसेप्टर ऑन एंडोथेलियल सेल. लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हमारी लार्जर ब्लड वेसल्स में H2 रिसेप्टर होता है, लाइक आर्टरीज में, वेन्स में, तो वहां पे अगर हमको लार्जर ब्लड वेसल्स के वैसोडाइलेशन को भी, मींस हिस्टामिन के इफेक्ट को भी हमको अगर नलीफाई करना है तो हमको केवल H1 एंटी हिस्टामिनिक से काम नहीं चलेगा, वहां पे हमको साथ में H2 एंटागोनिस्ट भी देना पड़ेगा. तो बेसिकली इस लाइन को हम ये कहते हैं, और वो इफेक्ट प्रोमिनेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये रैपिड होता है और शॉर्ट होता है. शॉर्ट जो कोरोनरी सॉरी जो उसमें कैपिलरीज में और वेन्यूल्स में और आर्टरियोल्स में जो ये वैसोडाइलेशन का इफेक्ट होता है थ्रू द हिस्टामिन, ये शॉर्ट और रैपिड होता है, जबकि यहाँ लॉन्ग एंड रेजिडुअल वैसोडाइलेशन इफेक्ट होता है इन द मेजर आर्टरीज. तो इसको एक बार हम लोग रिपीट करते हैं कि लाइक H1 एंटागोनिस्ट इनहिबिट मोर रैपिड वैसोडाइलेटर इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन mediated by H1 receptor on endothelial cell, and residual vasodilation ही नेचर होता है H2 रिसेप्टर का ब्लड वेसल्स में. रेजिडुअल vasodilation reflect the involvement of H2 receptor on smooth muscle and can be suppressed by concurrent administration of an H2 एंटागोनिस्ट. बट ऑब्वियस सी बात है कि H2 रिसेप्टर है मेजर आर्टरीज पे, तो वहां पे H2 एंटागोनिस्ट ही लेना पड़ेगा. तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है. राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और यहाँ पे स्टूडेंट को कई बार इसको समझना होगा कि क्योंकि देखिए हिस्टामिन का एज सच चूंकि ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करता तो वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एंटी हिस्टामिनिक्स के हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देख रहे हैं। ऑलरेडी हिस्टामिन चूंकि हमको प्रेजेंट होता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी प्रेजेंट होता है, हमने पहले उसमें हिस्टामिन के बेसिक लेक्चर में देखा है। तो इसमें क्या है कि द ओल्डर एंटी हिस्टामिनिक्स बेसिकली, चूंकि एंटी हिस्टामिनिक्स की दो कैटेगरी हैं, H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट। अभी हम जो कन्वेंशनल हमारी एंटी हिस्टामिनिक है वो H1 एंटागोनिस्ट को हम रखते हैं। H1 एंटागोनिस्ट में भी दो सब क्लास हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को ओल्डर बोलते हैं, जबकि सेकेंड जनरेशन को हम न्यूअर बोल सकते हैं या स्मार्टर एंटी हिस्टामिनिक्स बोल सकते हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स। तो यही बोल रहा है कि द ओल्डर एंटी हिस्टामिनिक्स प्रोड्यूस वेरिएबल डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन। और सबसे बड़ी बात समझने की यह है कि एंटी हिस्टामिनिक ये जो सीएनएस डिप्रेसेंट कर रहे हैं ये थेराप्यूटिक डोज पे करते हैं। मींस जो आपकी मार्केटेड प्रिपरेशन जिसमें मार्केट में इस समय मिल रही है उस पर्टिकुलर थेराप्यूटिक डोज, मतलब जो उनकी हम लेते हैं जस्ट फॉर ट्रीटमेंट, उस पर्टिकुलर डोज पे ही ये सीएनएस डिप्रेसेंट कर रही हैं। तो है ना ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आप ऐसी मेडिकेशन लेते हैं जो आपके सीएनएस को डिप्रेस करती है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, स्लाइड में ऑलरेडी मेंशन है। द ओल्डर एंटीहिस्टामिनिक्स प्रोड्यूस वेरिएबल डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन। दिस appears to depend on the compound ability to penetrate the blood-brain barrier and its affinity for the central H1 receptor। बट ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स या ओल्डर एंटीहिस्टामिनिक्स होती हैं वो ट्रिपल बी को दे हैव एबिलिटी टू क्रॉस द ट्रिपल बी। जब ट्रिपल बी को उन्होंने क्रॉस कर लिया तो सीएनएस में जाके वो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं और H1 रिसेप्टर के थ्रू जो ये कैसा इफेक्ट देती हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट देती हैं, राइट। तो ये सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट देती हैं। ओल्डर एंटीहिस्टामिनिक्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट बोथ स्टिमुलेट सीएनएस एट हाई डोज, जबकि देखिए हाई डोज पे ये स्टिमुलेट कर रही है और कन्वर्जन काज करती है इन मेनली इन इन्फेंट्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हाई डोज पे इन्फेंट्स में कन्वर्जन भी काज करती है एंड डिप्रेस द सीएनएस एट थेराप्यूटिक डोज। तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, थेराप्यूटिक डोज पे सीएनएस को डिप्रेस करती है। एंड एथेनोलामाइंस आर पर्टिकुलरली प्रोन टू कॉज सेडेशन। जो भी क्लास की ड्रग हैं, आप बेसिकली वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो डिवीजन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, तो एथेनोलामाइंस जो ड्रग हैं वो पर्टिकुलरली सेंसिटिव होती हैं या काज करती हैं ज़्यादा क्या, सेडेशन कॉज करती हैं। तो एथेनोलामाइन बट ऑब्वियसली बात है ये फर्स्ट जनरेशन के एंटीहिस्टामिनिक्स होंगे। सेकेंड जनरेशन डू नॉट क्रॉस या दे डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू क्रॉस ट्रिपल बी। जब ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेंगी तो ये कोई भी सेडेशन का साइड इफेक्ट नहीं देंगी। तो ये इनकी कंपैरेटिवली जो सेकेंड जनरेशन होती है एंटीहिस्टामिनिक्स H1 एंटीहिस्टामिनिक्स का, वो सेडेशन का साइड इफेक्ट नहीं देती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। एन इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन H1 एंटागोनिस्ट। अब इसमें सर्टेन वर्ड यूज किया है, इसमें ये नहीं बोला है कि हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं या सेकंड जनरेशन की। मोस्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स भी हैं कि उनमें कैपेसिटी होती है कि वो मोशन सिकनेस को काउंटर करें। मतलब ट्रीटमेंट में हम लेते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स किसके, मोशन सिकनेस में, फ्रॉम इट्स एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट स्पेशली इन डाइफेनाइड्रामिन एंड पाइपराजिन डेरिवेटिव। इसमें ये कह रहा है चूंकि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में जो कुछ ड्रग का साइड इफेक्ट होता है वो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होता है, और एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट ही किसी चीज के लिए यूजफुल है। मींस मोशन सिकनेस में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज होती हैं, लाइक हायोसिन हम यूज करते हैं। तो चूंकि इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक है, इट मींस हम मोशन सिकनेस में ये ड्रग भी यूज कर सकते हैं। तो यही बात को कहा गया है कि डाइफेनाइड्रामिन एंड पाइपराजिन डेरिवेटिव जितने होंगे वो मोशन सिकनेस में हम यूज करते हैं। अब आपके सामने आता है कि मोशन सिकनेस क्या है, मोशन सिकनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए मोशन सिकनेस का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी भी व्हीकल में, राइट, अगर आप बैठ के सपोज करिए आप जर्नी कर रहे हैं और आप उसमें उस वक्त कोई चीज़, किसी मैगजीन को आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट, तो आपकी आईज जो इन्फॉर्मेशन देगी ब्रेन को वो ये देगी कि आपकी जो बुक के लेटर्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो फिक्स हैं। लेकिन ईयर के थ्रू जो प्रेशर जाएगा, जो कंटिन्यूअस प्रेशर जाएगा वो डिफरेंट होगा। इनर
मीन्स इनर जो ईयर होंगे वो उसको अलग सेंसेशन भेजेंगे, किसको, ब्रेन को। तो आईज अलग भेज रही है कि मूव नहीं कर रहा, लेकिन ईयर में प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और ईयर इस चीज को बोल रहा है कि कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो जो बीच में वेस्टिबुलर सिस्टम है वो वेस्टिबुलर सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होगा, राइट। तो वेस्टिबुलर डिस्टर्ब होने से ही मोशन सिकनेस होती है, और मोशन सिकनेस में कई बार वॉमिटिंग होगी, सर चकराएगा, इस तरह की डिजीनेस होगी, इस तरह की चीजें होंगी। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। मोशन सिकनेस अकर्स ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड मोशन। रिस्क फैक्टर इंक्लूड प्रेगनेंसी, माइग्रेन एंड मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज में वही जितनी भी मोशन सिकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है उसको मेनियर्स डिजीज बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी और माइग्रेन में भी मोशन सिकनेस आते हैं। मोशन sickness is caused by conflict between signal arriving in the brain from the inner ear, which form the base of vestibular system. The sensory apparatus that deals with the movement and balance, which detects motion mechanically. Means जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है सिग्नल का ब्रेन को ईयर में, तो आप इसको इस पैराग्राफ से कनेक्ट करिए, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ समवन इज लुकिंग एट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद इन अ व्हीकल such as a magazine, their eyes will inform their brain that what they are viewing is not moving. Their inner ear, however, will contradict the by sensing the motion of vehicle. Motion of vehicle को सेंस करके वो कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज भेज रहा है। जैसे आइज भेज रही है कि वो चीज़ मूव नहीं कर रही, लेकिन उसको उसी समय मोशन ऑफ व्हीकल से जो सिग्नल प्रेशर जा रहा है थ्रू द वेस्टिबुलर सिस्टम वो डिफरेंट जा रहा है। तो ये रीजन होता है आपके मोशन सिकनेस का। तो मोशन सिकनेस में हम बेसिकली यूज क्यों कर रहे हैं, हमको तो ये चर्चा करनी है ना कि हम मोशन सिकनेस में, तो मोशन सिकनेस को हमने यहाँ पे पढ़ लिया अच्छे से डिटेल। अब हम मोशन सिकनेस में बताएंगे कि क्यों मोशन सिकनेस में कौन सी ड्रग यूज करते हैं और क्यों करते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे समझ लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। कि एंटी एलर्जिक एक्शन, लाइक एंटी एलर्जी, मोशन सिकनेस को 2 मिनट हम होल्ड करके रखते हैं, हम इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे, राइट। अभी हम एंटी एलर्जिक एक्शन की बात करते हैं। एंटी एलर्जिक एक्शन में बेसिकली लाइक एंटी एलर्जिक एक्शन में चूंकि H1 के थ्रू हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तो H1 टाइप 1 रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी आर सप्रेस्ड, अर्टिक एरिया इचिंग या एंजियोएडेमा वेल कंट्रोल, मतलब अर्टिक एरिया इचिंग या एंजियोएडेमा में H1 एंटागोनिस्ट हम यूज करते हैं। मोशन सिकनेस में हम यूज कर रहे हैं सर्टेन H1 एंटीहिस्टामिनिक आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग मोशन सिकनेस। इट इज नॉट क्लियर वेदर दिस इज ड्यू टू एंटागोनिज्म ऑफ हिस्टामिन और इन द ब्रेन और रिफ्लेक्ट ऑफ एंटी मस्कैरिनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस ड्रग। मीन्स H1 एंटागोनिस्ट की, चूंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है कुछ ड्रग्स में, तो ये एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी का इफेक्ट है जो मोशन सिकनेस को ट्रीट कर रहा है, या H1 एंटागोनिस्ट का खुद का ये इफेक्ट है। एंटीकोलिनर्जिक को 2 मिनट के लिए साइड में कर देते हैं कि वो मोशन सिकनेस को ट्रीट कर रहा है। इस चीज को लेके कई ऑथर में कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन बेसिकली आप इस चीज को जान लीजिए कि यहाँ पे ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से मोशन सिकनेस को हम मोशन सिकनेस को ट्रीट करने में बेनिफिट इसका ले पा रहे हैं। प्रोमिथाजिन ऑल्सो कंट्रोल वॉमिटिंग इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अदर कॉजेस। चूंकि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग भी कंट्रोल कर रहा, प्लस चूंकि मोशन सिकनेस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी आने के चांसेस होते हैं, तो प्रोमेथाजिन देखिए दोनों तरफ से यूज हो रही है, इसीलिए प्रोमेथाजिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि वो उधर की तरफ प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग को कंट्रोल कर रही, प्लस प्रोमेथाजिन मोशन सिकनेस को भी कंट्रोल करती है। प्रोमेथाजिन एंड फ्यू अदर एंटीहिस्टामिनिक रिड्यूस ट्रिमर, रिजिडिटी एंड सैलोरिया ऑफ पार्किंसोनिज्म। एंटीकोलिनर्जिक एंड सेडेटिव प्रॉपर्टी अंडरलाई दिस बेनिफिट। मींस जो एंटीकोलिनर्जिक और सेडेटिव प्रॉपर्टी है वो दरअसल यहाँ पे एज ए यूज हो रहा है, इनका साइड इफेक्ट को हम यूज कर रहे हैं, राइट। सम ओल्डर एंटीहिस्टामिनिक स्पेशली साइप्रोहेप्टेडिन हैव एपेटाइट स्टिमुलेटिंग, मतलब भूख को बढ़ाना। कई बार ये बच्चों में ये मेडिसिन यूज भी होती है साइप्रोहेप्टेडिन। अब ये एंटीहिस्टामिनिक्स तो है, लेकिन इसकी एक अपनी अलग कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से साइप्रोहेप्टेडिन बेसिकली हम यूज करते हैं, राइट। तो वो एक अलग पार्ट है कि ये सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू भी एक्ट करती है, राइट। तो ये लेकिन ये कंसेप्चुअल चीज़ है, ये आपको बेसिकली याद रखनी है कि साइप्रोहेप्टेडिन को एज अ एपेटाइट स्टिमुलेंट चिल्ड्रन में भी यूज करते हैं सिर्फ। वर्टाइगो सडन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वर्टाइगो में भी यूज होती है। वर्टाइगो मोशन सिकनेस से मिलता जुलता चीज़ है। वर्टाइगो में भी बेसिकली सडन आप हेड के मूवमेंट में, लाइक हम जिस तरह कार में या किसी भी व्हीकल में जब बैठ के मूव करते हैं तो सराउंडिंग की एरिया फिक्स होती है, हम तेजी से हेड मूव कर रहे होते हैं अपना, तो उसके रिफ्लेक्शन में जो वो विजुअल जो कनेक्टिविटी जो मोशन सिकनेस की बात कही उसी से मिलता जुलता टर्म है वर्टाइगो।
Synergin is H1 antihistaminics having additional anticholinergic, anti-serotonergic, sedative and vasodilator property which has been widely used in vertigo. यही वजह है कि वर्टाइगो में ये यूज होती है. सिनेर्जिन क्यों वर्टाइगो में? बेसिकली मॉलिकुलर मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि ये मॉड्यूलेट करती है कैल्शियम फ्लक्सेस को और एटेन्यूएट करती है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन ऑफ मैनी एंडोजीनियस मीडिएटर. मतलब जो एंडोजीनियस मीडिएटर का जो एक्शन है उसको ये रोकती है. कौन? सिनेर्जिन. और एंडोजीनियस मीडिएटर यहाँ किसकी बात कर रहा है? हिस्टामिन की बात कर रहा है. तो हिस्टामिन बेसिकली जो है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो होगा उसको सेंसिटाइज करेगा. लेकिन सिनेर्जिन कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोक के, हिस्टामिन के फंक्शन को रोक के वेस्टिबुलर सेंसरी न्यूक्लियाई को क्या करती है? इनहिबिट करती है, जिससे सप्रेस होता है पोस्ट ओरोटेटरी लैबिरिंथिन रिफ्लेक्सेस जो इनर ईयर से होता है, possibly by reducing stimulated influx of calcium from endolymph to vestibular sensory cell. और ऐसा होने से आपको वर्टाइगो में रिलीफ मिलता है. यही वजह होती है, क्योंकि सिनेर्जिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. सिनेर्जिन को हम वर्टाइगो में भी यूज करते हैं, राइट. फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें बेसिकली तो वेल एब्जॉर्ब्ड होती हैं, ओरल और पेरेंट्रल. इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं. मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. कुछ ड्रग पोरली पेनेट्रेट होती हैं, कुछ हाईली पेनेट्रेट होती हैं, ट्रिपल बी को क्रॉस करती हैं. जैसा कि हम फर्स्ट जनरेशन में बात किए, तो जब ट्रिपल बी को क्रॉस कर रही है उनका साइड इफेक्ट भी सीएनएस डिपेंडेंट होगा, सिडेशन होता है. और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द मोस्ट एजेंट इज 4 to 6 hours एक्सेप्ट मैक्लोजिन, क्लोरफेनरामिन, मीसोलास्टिन एंड लोराटेडिन, सेट्रिजिन एंड फेक्सोफेनाडिन विच एक्ट फॉर 12 to 24 hours. सो दिस इज ऑल अबाउट इसके साइड इफेक्ट हैं बेसिकली. रेगुलर यूज ऑफ तो साइड इफेक्ट में आप, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, इस पर हम फोकस करेंगे. देखिए साइड इफेक्ट में रेगुलर यूज ऑफ कन्वेंशनल एंटीहिस्टामिनिक्स इज नॉट एडवाइजेबल इन चिल्ड्रन. चिल्ड्रन को आप कभी भी रेगुलर बेसिस की लंबे समय तक आप उसको यूज करने की बात नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि थेरापेटिक डोज में सीएनएस डिप्रेसेंट दे रहे थे, डिप्रेसेंट अपना इफेक्ट. तो बिकॉज द सीएनएस डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी मे इंटरफेयर विद लर्निंग एंड एकेडमिक टास्क. तो आपको ये ड्रग एंटीहिस्टामिनिक बिल्कुल ध्यान से इसको बेसिकली इस चीज को नहीं देना है, राइट. रेगुलर बेसिस पे नहीं देना है. ड्राइनेस ऑफ माउथ, अल्ट्रेशन ऑफ बाउल मूवमेंट, यूरिनरी हेजिटेंसी एंड ब्लरिंग ऑफ विजन, ये जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं बेसिकली ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट हैं. तो इसीलिए कहा गया है एस्क्राइब टू एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी. सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द H1 एंटीहिस्टामिनिक्स. तो आप H1 एंटीहिस्टामिनिक्स के कंसेप्ट को बेहतर समझ पाएंगे अगर आप इसको पूरा कंप्लीटली यहाँ से एक बार देख लेते हैं और कोई भी अच्छी बुक लाइक गुडमैन, गेलमन या रैंगन डेला प्रेफर कर लेते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट. थैंक यू वेरी मच.